जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लगभग 40 प्लस एमसीक्यूज को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कहलाती है यूरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या पेंटोलॉजी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिस्मोलॉजी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लंबाई के मापन में नहीं होता है? एंगस्ट्रॉम, फर्मी, माइक्रोन, हर्ट्ज। तो इसमें आप देखिए, हर्ट्ज लंबाई के मापन में उपयोग नहीं होती है। बाकी ये सभी साइंस में और उपयोग होने वाले इसके मात्रक है, जैसे एंगस्ट्रॉम, फर्मी और माइक्रोन। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कैरेट का उपयोग मापन में होता है, किसके मापन में होता है? द्रव्यमान, आयतन, घनत्व या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो ये बहुत ही लॉजिक सा क्वेश्चन है। जैसे हम सोने को कैरेट में मापते हैं, है ना, 24 कैरेट, 22 कैरेट। तो ये कैरेट का उपयोग किस में होता है? तो मापन में, द्रव्यमान के मापन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे कास्टिक सोडा, दूसरी तरफ उसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है NaOH, सॉल्ट पीटर KNO3, शुष्क बर्फ CO2, बेकिंग सोडा NaNO3। तो इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा नहीं है। तो ये सही नहीं है, इसका क्या होगा? NaH फिर CO3, ठीक है, ये होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही नहीं है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बूझा चूना, मतलब एक तरफ उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके सामान्य नाम दिए गए हैं। सोडियम नाइट्रेट, चीली सॉल्ट पीटर, सल्फ्यूरिक एसिड नीला थोथा, फेरस सल्फेट हरा थोथा। तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है कौन सा? सी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का सामान्य नाम नीला थोथा नहीं, बल्कि उनको विट्रियल का तेल बोलते हैं। ठीक है, इसको ये लिख लीजिएगा, विट्रियल का तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण, है ना। जब किसी गैस को ठोस में परिवर्तित करते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होती है, निक्षेपित होती है, एक जगह जमा होती है, तो वह ठोस में परिवर्तित होती है। फिर है जस्ट इसका अपोजिट, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है ना। ये दोनों में अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क लोहे के अयस्क है? सीडेराइट, हेमेटाइट, मैलाकाइट, लिमोनाइट। तो ये जितने इसके अयस्क हैं वो तो आपके फिंगर टिप में होने चाहिए। मैलाकाइट इसका अयस्क नहीं है। तो जैसे ये 3 एलिमिनेट हो जाता है, C एलिमिनेट हो जाता है, D एलिमिनेट हो जाता है, कि इसमें इन तीनों में ऑप्शन 3 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है? तो पारे का अयस्क क्या होगा? इसको हम सीने बार बोलते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा बनता है?
बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन सी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा रेखी बनता है, जिसे हम सीधा भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। यही क्या करती है? रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है। फलों के मीठेपन का कारण है। फलों के मीठेपन का कारण क्या है? ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, जिसके कारण फल क्या होते हैं? मीठे हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। चलिए, अभी सिंगल लाइनर क्वेश्चन ही है तो जल्दी जल्दी इसे करते हैं। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना। हो सकता है कि ऐसे नाम न लिख करके उसके सूत्र दे दिए जाए, जैसे मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये इसका सही आंसर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ये क्या हो जाएगा? CFC। तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? ओजोन के क्षरण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आवर्धन के लिए जिम्मेदार है? अब जैव आवर्धन क्या होता है इसे हम समझते हैं, पहले इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, DDT। जैसे क्या करते हैं हम, DDT का उपयोग करते हैं तो वो क्या होता है, ये पानी में जाता है, ठीक है। पानी के बाद छोटी मछलियों में यहाँ चला जाता है। तो DDT क्या है? जीवों के लिए विषाक्त है, एक हिसाब से टॉक्सिक है। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती है। अब छोटी मछली में जो टॉक्सिक था, जो विष था, जो जहर था, वो किस में चला गया? बड़ी मछलियों में चला गया, तो वो उसके लिए घातक हो गया। बड़ी मछलियों को कौन खाती है? चील, बाज, ये खाते हैं, तो वही टॉक्सिन्स किस में चले गए? चील और बाज में चले गए। तो ये क्या होता है? जैव आवर्धन का मतलब होता है प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, जब विषाक्तता मतलब टॉक्सिन्स का क्या होता है, जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम जैव आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। तो ये DDT क्या होता है? जैव आवर्धन के लिए क्या है? जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार कौन है? मतलब किसके कारण अम्ल वर्षा होती है मुख्य रूप से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये सब क्या बनाते हैं? H2SO4 बनाते हैं, है ना, सल्फर के ऑक्साइड। तो इसके कारण, और वो क्या है? एक अम्ल है, इसके कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषण के अच्छे संकेतक के रूप में लाइकन को देखा जाता है? अब किस प्रदूषण के अच्छे संकेतक के रूप में? तो लाइकेन क्या है? जहाँ वायु प्रदूषण होता है ना, वहाँ पर लाइकेन दिखाई नहीं देता। तो इससे वैज्ञानिक यह तर्क लगाते हैं, या यह रिसर्च के द्वारा उन्होंने प्रूफ किया कि भाई वायु प्रदूषण जहाँ जहाँ पे होगी वहाँ पे लाइकन नहीं होगा। तो लाइकन नहीं होगा, समझ जाओगे कि वायु प्रदूषण वहाँ है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? अब अभी हमने देखा था ना, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसके बाद इसके आंसर को देखते हैं। जैसे इसका आंसर है 19, मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा? डी, यानी फाइटोप्लैंक्टन। मतलब ये समझिए कि जो जल में अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? प्लवक। तो उसको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो यह फाइटोप्लैंक्टन सबसे नीचे में होगा, क्योंकि यह अपना खाना स्वयं बनाता है। फिर इसको खाने वाले आ जाते हैं जूप्लैंक्टन, है ना। इसको कौन खाता है? जूप्लैंक्टन इसको खा लेता है, फाइटोप्लैंक्टन को, तो जस्ट उसके ऊपर चला गया वो। फिर आता है ई, यानी कि छोटी मछली किसको खाएगी? अब जूप्लैंक्टन को खाएगी, तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा, छोटी मछली।
फिर छोटी मछली को कौन खाती है? बड़ी मछली खाती है, तो ये फोर्थ में आ जाएगा। और बड़ी मछली को कौन खाती है? बी, यानी कि मछली खाने वाले पक्षी। तो इस प्रकार से ये जलीय खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। भूस्थैतिक उपग्रह की समयावधि कितनी है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। तो इसका सही आंसर है 20 का ऑप्शन बी, भूस्थैतिक उपग्रह की समयावधि 24 घंटे होती है। अब इसे थोड़ा सा ना एक एग्जाम्पल से समझिए कि भूस्थैतिक उपग्रह एक्चुअल में होते क्या है। ये समझिए कि हमारी ये पृथ्वी है, दैट मीन्स अर्थ, ठीक है। अब क्या होता है, भूस्थैतिक उपग्रह ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, KKM, यानी कि लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आप डेटा देख लीजिएगा, लगभग 35,900 ऐसा कुछ रहता है, लेकिन वो 36,000 के लगभग आसपास है। अब इसमें होता क्या है कि जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं ना, वो एक हम नई ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं। एक ना सर्कल ही बना लेते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ऐसी ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है। अब भूस्थैतिक उपग्रह मैंने आपको बताया कि वो लगभग 36,000 की किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये है समझिए कि हमारा उपग्रह, ठीक है। अब इस उपग्रह ये पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है, उसी के हिसाब से ये भी वैसा ही घूमता रहता है। मतलब 24 घंटे, सपोज इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस स्थान पे भारत है, ठीक है। अब भारत ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अब इतने स्थान पे भारत है ना, तो ये क्या करेगी, इतने स्थान को ही कवर करेगी। अब भाई वो कवर कैसे करेगी, जब उसी स्पीड से चलेगी जिस स्पीड से पृथ्वी चल रहा है। तो आप जब इस उपग्रह को, सैटेलाइट को देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये खड़ी हुई है एक जगह, समझे। लेकिन ये क्या कर रही है, इसी स्थान को ही कवर करने के लिए उसी के पैरेलल चल रही है। अब ये यहाँ पहुँच जाएगी तो ये समझिए कि यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये समझिए कि यहाँ पे आ जाएगी। कुछ ये स्थान जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसी स्थान को कवर करने के लिए वो भी क्या है, अपना स्थान परिवर्तित करती रहेगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भूस्थैतिक उपग्रह करते हैं। एक जगह ये क्या करती है, कॉन्सेंट्रेट रहती है, स्टेटिक पोजीशन में दिखती है, लेकिन वो होती नहीं है। वो पृथ्वी के साथ साथ उसी एरिया को कवर करने के लिए घूमती रहती है। अब पृथ्वी भी घूम रही है ना, तो उस हिसाब से क्या करती है, ये भी 24 घंटे उसी एरिया को कवर करने के लिए घूमती रहती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, 24 घंटे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, कभी मौका मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से अंतरिक्ष वाले पोर्शन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS कितनी दूरी पर स्थापित है? अब ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थापित रहता है। 36,000 में तो अभी हमने देखा कि कौन स्थापित रहता है, भूस्थैतिक उपग्रह। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो ये कौन सी चट्टान बनती है? तो ऑप्शन ए, आग्नेयशैल बनती है। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही फेमस टॉपिक है ये, ग्रेगर मेंडल, है ना। ग्रेगर मेंडल को क्या के नाम से जानते हैं? आनुवंशिकी के पिता के नाम से। दूध किसका उदाहरण है? दूध क्या है? इमल्सन का उदाहरण है, ठीक है। प्लाज्मा फोम एरोसॉल तो हो ही नहीं सकते, तो इमल्सन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो क्या होता है, इसका सही आंसर है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, क्योंकि उस समय पे जो भी फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सभी को एक दूसरे की बल को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे न्यूट्रल होते हैं फिर वहाँ पर क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण ज़ीरो हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है, ठीक है। अब वो भी उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों ने जियोग्राफी पढ़ा होगा।
सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को खंडित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, निक्षालन, श्वसन। तो इसका सही आंसर है 26 का अपघटन। समस्थानिक में होते हैं, सम स्थान मतलब समान स्थान वाले, तो क्या है ये? समान परमाणु संख्या, समस्थानिक में समान परमाणु संख्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम, एक मिनट, ये आ गया ना। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए। अंतरिक्ष में रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी 21वें अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मतलब डाउन्स सिंड्रोम। पौधों के किस भाग से अधिकतम वाष्पोत्सर्जन होता है? छाल, उत्त्वचा, वातरंध्र और रंध्र। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंध्र से। निम्नलिखित में से कौन सा गैर हरा परपोषी पौधा है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है गैर हरा। अब शैवाल तो भाई हरे भी होते हैं, लाल भी होते हैं, भूरे भी होते हैं। काई तो हरा ही होता है, फंस भी क्या होते हैं? हरे होते हैं। कवक नहीं होता हरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कवक। अपेक्षिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बहुत ही फेमस सिद्धांत है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। निम्नलिखित में से किससे बर्तनों को नॉनस्टिक सतह बनाया जाता है? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन लगाते हैं तो वह नॉनस्टिक बन जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को एलपीजी में महक के लिए जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एथिल मरकैप्टन। इसके द्वारा ही हमें एलपीजी जब लीक होती है तो उसका हमें आभास होता है, उसके सुगंध के माध्यम से। नदी में व्याप्त जल प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो क्या होगा? जल में घुलित हाइड्रोजन की मात्रा से, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से, जल में घुलित फ्लोराइड की मात्रा से, जल में घुलित आर्सेनिक की मात्रा से। तो क्या है? मुख्य रूप से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा से, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीओ बोलते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन डी, पूर्वी भूमध्य सागर में। फिर ये कब आते हैं हमारे यहाँ? ठंड के समय आकर के वर्षा कराते हैं ये। ट्रांसफार्मर के बारे में क्या सही है? पहला है, यह निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। दूसरा, यह प्रत्यावर्ती धारा में प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा, यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करता है। तो यह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट में ही उपयोग में होता है, डीसी करंट में तो इसमें उपयोग में नहीं लाया जाता, तो बिल्कुल सही है। यह क्या करता है? निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। यह ऊर्जा के संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं करता। अब ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है कि भाई ऊर्जा को ना तो क्या कहते हैं बनाया जा सकता है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह ऊर्जा का क्या करता है? ऊर्जा के संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, यह सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में ही परिवर्तित करता है। एक जनित्र में
विद्युत ऊर्जा निवेश है तथा यांत्रिक ऊर्जा निर्गत है। बी, यांत्रिक ऊर्जा निवेश है एवं वैद्युत ऊर्जा निर्गत है। ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, 39 का आंसर है ऑप्शन बी। इसमें आप यांत्रिक ऊर्जा निवेश का मतलब है आप यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो अब वो क्या करेगी, आउटपुट क्या निकलेगा, प्रोडक्शन किसका होगा, विद्युत ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। चलिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक और तरंगों के नाम दिए गए हैं, दूसरी ओर उनका उपयोग दिया गया है। तो देखते हैं 40 का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पराबैंगनी तरंगों का उपयोग हम किस में करते हैं, तो जल शोधन में किया जाता है। और रक्त तरंगों का उपयोग हम किस में करते हैं, तो बी का 1 यानी कि टीवी रिमोट में किया जाता है। उसके बाद एक्स किरणों का उपयोग हम किस में करते हैं, तो कैंसर के उपचार में किया जाता है। एक्स किरणें कैंसर उपचार, ठीक है। उसके बाद हो गया ये सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग का उपयोग, ये आंसर थोड़ा सा गलत है जी, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे सही है इसका आंसर, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था, इसका आंसर बिल्कुल सही है कि ये क्या है, पराबैंगनी तरंगे जो जल शोधन बैक्टीरिया को मारने के लिए उपयोग होता है, तो बिल्कुल सही है ये। और रक्त तरंगे टीवी रिमोट में उपयोग होता है, ये भी सही है। एक्स किरणें तो कैंसर के लिए तो उपयोग करते ही हैं, और सूक्ष्म तरंग क्या करते हैं, विमानन रडार, मतलब रडार में इसका उपयोग होता है। रडार क्या होती है, एक प्रकार की इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम माइक्रोवेव्स भेजते हैं, और माइक्रोवेव्स भेज के ना किसी भी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं ना, मिसाइल वगैरह को, तो विमानन रडार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवरोही तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और रक्त तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इनको क्या करना है, ये 2 प्रकार से अरेंज होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी बुक में जब पढ़ते हैं तो एक प्रकार क्या होता है, तरंग दैर्ध्य के क्रम में इनको व्यवस्थित किए रहते हैं, दूसरी ओर इनकी आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो हमें पूछा गया है कि तरंग दैर्ध्य के अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में हमें इनको व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले को हमको पहले नंबर पर रखना है, फिर घटते हुए वह जाएगा। तो इसका सही आंसर है 41 का, देख लेते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य ये सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले रेडियो तरंग आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहला हो गया, फिर जस्ट सेकंड में क्या हो जाएगा, डी यानी अवरक्त तरंग। चलिए ये सेकंड हो गया, घटते क्रम में जा रहे हैं। फिर सी पराबैंगनी, अच्छा ये उसी क्रम में ही जमा हुआ है, ठीक है। फिर बी एक्स किरणें चौथा, फिर गामा किरणें पहला। तो इस प्रकार देखिए, तो ये हम रेडियो से चालू करते हुए गामा किरणें तक पहुंचते हैं, तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा रेडियो तरंगों का हुआ, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होते होते जा रहा है वो गामा किरणों का, यानी गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके आवृत्ति के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, जस्ट इसके पहले हमने तरंग दैर्ध्य देखा, और दूसरा इससे क्वेश्चन बनता है आवृत्ति के फॉर्म में। आवृत्ति अब सबसे ज़्यादा जिसकी होगी उसके बाद हमें घटते क्रम में चलना है, अवरोही क्रम में आगे बढ़ना है। चलिए, तो इसका सही आंसर है 42 का ऑप्शन सी, यानी कि अब देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी, हमने जस्ट पहले में देखा था, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में। तो गामा किरणों की सबसे कम तरंग दैर्ध्य थी, तो इनकी सबसे ज़्यादा आवृत्ति हो जाएगी। उस हिसाब से हम इसको सीक्वेंस में जमाते हैं, ये हो गया फर्स्ट, फिर उसके बाद एक्स किरणों की आवृत्ति जस्ट उसके बाद,
फिर हो जाएगी डी पराबैंगनी किरणों की, फिर हो जाएगी सी दृश्य प्रकाश की, फिर हो जाएगी अवरक्त प्रकाश की, फिर हो जाएगी रेडियो तरंगों की। अब हमने देखा था कि रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है ना। अब इसमें क्या हो गई, उसकी आवृत्ति कम हो गई। तो इस हिसाब से आपको इन दोनों सीक्वेंसों को याद रखना है, एक तरफ तरंग दैर्ध्य के माध्यम से, दूसरी ओर आवृत्ति के क्रम में। ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका तो एक वो भी है प्रयोगशाला परिचायक का, तो उसके लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए, हमने लगभग उसमें हमने किया था 44 और इसमें हमने कर लिया कितना 42 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं कुछ सब्जेक्ट के, उसको हम कवर करते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।